मैंने अपने सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, डेमोलिशन कॉम्पेंसेशन का पैसा लिया और रात के अंधेरे में शहर छोड़ दिया। ये सब इसलिए क्योंकि पहले जन्म में मेरा बेस्ट फ्रेंड बड़ी डेट से बचने के लिए अपनी फेक डेथ कर गया था। उसने नाम बदल लिया और अपनी सीक्रेट लाइफ जीने लगा, जबकि मैं बिल्कुल अनजान था। मैं 15 साल तक जैसे बेवकूफ़ बना, मेहनत करता रहा उसके डेट चुकाने के लिए। जब भूख लगी तो सूखे बंस चबाता था, थक जाने पर ब्रिज के नीचे सो जाता था। साथ ही उसकी छोड़ी हुई विडो और बेटे की भी जिम्मेदारी उठाता था। आखिर में सालों की मेहनत ने मेरी सेहत को बर्बाद कर दिया। मैं मर गया। लेकिन जब आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस पहुंच गया जब मैं उसके साथ फिशिंग करने गया था। पानी में मत उतार मुझे बचाने, तुझे स्विमिंग नहीं आती। मैं मर जाने के बाद अपनी वाइफ और बेटे को तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ। अब से उनकी देखभाल करना, राइट नाउ। डू जीटिंग पानी में हाथ पैर मार रहा था, कभी डूब रहा था कभी ऊपर आ रहा था, और अपनी अंतिम इच्छा मुझे चिल्ला के बता रहा था। नदी का करंट बहुत तेज था। डू जीटिंग जल्दी से बह गया और मैं सिर्फ किनारे पे खड़ा उसको धीरे धीरे गायब होते हुए देखता रहा। मेरा बेस्ट ब्रो नदी में बह रहा था, फिर भी मैं बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहा था, बल्कि मैं बहुत काम था, क्योंकि ये मेरा दूसरा टाइम था इस सब को देखने का। मुझे पूरी तरह पता था कि ये डू जीटिंग का स्कीम है। पहले जन्म की सारी बातें एक एक करके मेरे दिमाग में आ रही थी। डू जीटिंग और मैं बचपन के दोस्त थे। मैं हमेशा उसको अपना बेस्ट ब्रो मानता था। लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल था। पहले जन्म में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। डू जीटिंग ने मुझे फिशिंग के लिए बुलाया था, फिर अचानक पानी में गिर गया। बहते वक्त उसने अपनी लास्ट वर्ड्स दिए और वाइफ और बेटे को मेरे सुपुर्द कर दिया। डू जीटिंग की डेथ के बाद मैं हमेशा गिल्ट में डूबा रहा। लगता था कि मैं उसको बचाने में नाकाम रहा। इसलिए मैंने पूरी तरह उसकी फैमिली की देखभाल कर ली। जब वो जिंदा था तब भी डू जीटिंग पे बहुत बड़ा डेट था। मैंने वो सब चुका दिया। उसकी वाइफ को कार और डिज़ाइनर चीज़ें चाहिए थी तो खरीद के दी। उसके बेटे को बेस्ट प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। इस तरह मैंने 15 साल तक डू जीटिंग की वाइफ और बेटे की पूरी जिम्मेदारी उठाई। इस वजह से मैंने गर्लफ्रेंड ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। वो 15 साल में सिर्फ उनकी फैमिली के लिए ही जिया, और उसकी वाइफ और बेटा सच में एक बॉटमलेस पेट थे। वो मुझे हमेशा डिमांड्स करते रहते और चूसते जाते थे। उनके लिए पैसा कमाने के चक्कर में मैं इतना ज़्यादा काम करता रहा कि कैंसर हो गया। मेरी ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में डू जीटिंग अपनी वाइफ और बेटे को लेके मेरे सामने आ गया। शुक्रिया। इन सालों तक मेरी वाइफ और बेटे की देखभाल करने के लिए थैंक्स। उस वक्त डेथ से बचने के लिए मुझे फेक डेथ करनी पड़ी थी, लेकिन अब मैं सफल हो चुका हूँ और वापस आ गया हूँ। अब तो चैन से रेस्ट कर सकता है। अब मेरी वाइफ और बेटे को तेरे देखभाल की ज़रूरत नहीं है। तब मुझे पता चला कि ये सब डू जीटेंग का प्लान था। वो पानी में डूबना कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये उसने डेप्थ से बचने के लिए ट्रैप सेट किया था। उसने फेक डेथ करके सबको धोखा दिया और फिर हमारी दोस्ती और मेरे गिल्ट का फ़ायदा उठाया। मैं उसकी फैमिली को संभालते रहा और वो अपनी असली आइडेंटिटी छुपा के मज़े से ज़िंदगी जीता रहा। जब तक मुझे सच पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं सिर्फ उसको जीत कर वापस आते हुए देख पाया और खुद रिजेंटमेंट भरे मन से मर गया। पहले जन्म की हर छोटी बात याद करके मैंने नदी की तरफ देखा, जहां अब डूड जितेंग दिखाई नहीं दे रहा था, और गुस्से में मुट्ठी भींच ली। क्योंकि ना डूड जितेंग को स्विमिंग आती थी ना मुझे, इसलिए पहले जन्म में मैंने उसकी डेथ पे कभी शक नहीं किया। लेकिन अब सोचकर देखो तो बात में बहुत सारे लूप होल्स थे। कौन सा डूबता आदमी इतने काम तरीके से लास्ट वर्ड्स बोल सकता है? असल में उसने पहले ही सीक्रेटली स्विमिंग सीख ली थी। उसने मुझे बिल्कुल बेवकूफ़ बना दिया था। उसने मेरी फाइनेंशियली बर्बाद कर दी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और मुझे अपनी वाइफ और बेटे के लिए कुत्ता बना के काम करवाया। इस जन्म में मैं उसको सब भुगताऊंगा। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, जैसे पहले जन्म में किया था। पुलिस आई लेकिन दू जितेंग को नहीं ढूंढ पाई। उन्होंने टेम्परेरीली यही कंक्लूड किया कि वो बह गया है और मिसिंग है। साथ ही मैंने दू जितेंग की वाइफ फू यंजी को भी कांटेक्ट किया। जल्दी ही फू यंजी अपने बेटे दू स्टिंग को साथ लेके आ गई। मुझे देखकर फू यंजी बहुत एजिटेटेड हो गई। वो दौड़ती हुई आई और मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने पहले से एंटिसिपेट कर लिया था और इजीली डॉज कर दिया। थप्पड़ ना लगने पर फू यंजी चिल्लाई, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने ही सडनली डू जितेंग को फिशिंग के लिए क्यों बुलाया? अगर तुम ना होते तो वो कैसे मर सकता था? अब वो मर गया तो हम क्या करें? मेरी पति की जिंदगी वापस दो। पहले जन्म में जब फू यंजी ऐसे एक्यूजेशंस लगाती थी तो मैं सिर्फ चुप नहीं रहता था, बल्कि खुद को बहुत दोषी मानता था। मुझे लगता था कि सच में मैंने ही डू जितेंग को मार दिया। लेकिन अब मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, इसमें मुझे मत दोष दो।
आज फिशिंग पे दूजिटेन का मुझे बुलाया था। मैं तो जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसने ज़ोर ज़बरदस्ती किया। और वैसे भी अभी तो दूजिटेन सिर्फ मिसिंग है। तुम्हें कैसे पता कि वो मर गया? कौन जाने जल्दी ही मिल जाए। वो नदी में बह गया है, कैसे ज़िंदा हो सकता है? क्या पता मिरेकल हो जाए। जब तक बॉडी नहीं मिलती, तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि दूजिटेन मर गया। वैसे तुम्हें क्यों लग रहा है जैसे तुम सच में उसकी डेथ चाहती हो? मैं नहीं चाहती। वो मेरा पति है। मैं उसकी डेथ कैसे चाह सकती हूँ? ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने उस पे नज़र नहीं रखी, इसलिए वो मर गया। मैं नज़र कैसे नहीं रखी? वो खुद खतरे को इग्नोर करके गहरे पानी में फिशिंग करने को जिद कर रहा था। मैं रोक नहीं पाया। डू जितेंग तुम्हारा बेस्ट ब्रो था। उसके साथ कुछ हुआ तो तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो? अगर तुम में थोड़ी सी भी कॉन्शियंस बची है, तो अब उसकी जगह तुम्हें हमारी देखभाल करनी चाहिए। मैं कभी नहीं बोला कि मैं उसकी जगह तुम लोगों की देखभाल करूंगा। मैं नहीं मानती। कियान का स्कूल जल्दी शुरू होने वाला है और हमें अभी तक ट्यूशन फ़ी का पता नहीं। अब डू जितेंग चला गया, तुम उसके बेस्ट ब्रो हो, इसलिए तुम्हें ये पैसा देना पड़ेगा। इस वक्त डू जितेंग का बेटा डू किया भी दावता हुआ आया और बोला, मुझे अभी भी टॉयज़ खरीदना है, तुम मुझे खरीद के दो। उनकी ये एटीट्यूड देखकर मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया, जैसे अभी अभी उनका पति और पापा मारा हो। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था। पहले जन्म में मैं इतना दुख में था कि इन चीज़ों का ध्यान नहीं था। अब जब सोच रहा हूँ तो ये सब में बहुत फ्लॉज़ दिखते हैं। मैंने सिर्फ सर हिलाया और मना कर दिया। अगर पैसा नहीं है तो उसको प्राइवेट स्कूल से निकाल लो, पब्लिक स्कूल में भेज दो। क्या फ़र्क पड़ता है? ये सुनकर फू यानजी और गुस्से में आ गई। क्या? कियान पब्लिक स्कूल जाए? तुम मेरा बेटा बर्बाद करना चाहते हो? उसके ग्रेड्स खराब हैं ही, कहीं भी भेज दो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तू हे भगवान! मेरी ज़िंदगी कितनी बुरी है। तुमने मेरा पाती मारा और अब हमें भी छोड़ रहे हो। दू जितेंग, तुमने सच में इसको बेस्ट ब्रो समझ था। ये तुम्हारी वाइफ और बेटे के साथ ऐसा सलूक कर रहा है। बिल्कुल हार्टलेस है। क्या तुम दू जितेंग के लायक भी हो? फू यंजी बहुत बड़ा ड्रामा कर रही थी, बिल्कुल स्कैम वाली तरह। वो मुझ पे ही ब्लेम करती जा रही थी। लेकिन मैं बिल्कुल हिल नहीं। मैं फर्मली बोलता रहा कि दू जितेंग की डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं और बेटे को पब्लिक स्कूल में ही भेजना पड़ेगा। मैं किसी चीज़ में हेल्प नहीं करने वाला। बहुत देर तक आर्ग्यू करने के बाद जब उसे मुझसे कुछ नहीं निकलता दिखा, तो फू यानजी गुस्से में चली गई। अगर कोई बाहर वाला देखता तो सोचता कि मैं बहुत कोल्ड ब्लडेड हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि ये कोल्डनेस उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है। कुछ दिन बाद भी दू जितेंग नहीं मिला। सब मानने लगे कि वो मर गया। मैं अभी उसको ढूंढने का इरादा भी नहीं रख रहा था। फू यानजी ने हर तरह की ट्रिक्स ट्राई किए मुझसे पैसा निकालने के लिए, लेकिन मैं एक पैसा भी नहीं दिया। पहले जन्म में तुम लोगों ने मुझे एटीएम समझ रखा था। इस जन्म में मैं तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं दूंगा। अब देखना था कि दू जितेंग कितने दिन छुप के रह सकता है। उस दिन फू यानजी ने मुझे फिर से कॉल किया। लाइन के दूसरी तरफ उसकी आवाज़ बहुत घबराई हुई थी। चन्मो, जल्दी मेरे घर आ जा और हमें बचा ले। अगर तू नहीं आया तो हम मर जाएंगे। मैंने कुछ रीज़न नहीं पूछा, कॉल कट किया और सीधा फू यानजी के घर पहुंच गया। जैसे ही मैं पहुंचा, मैंने देखा कि घर के अंदर फू यानजी और उसके बेटे के अलावा कुछ बड़े-बड़े गूंडे खड़े थे। मुझे देखकर फू यानजी जैसे अपना सेवियर देख रही हो, चिल्लाई, "चन्मो, तू आ गया, हमें बचा ले। ये लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं।" फिर वो गूंडों की तरफ मुड़ी और बोली, "ये मेरा पति का बेस्ट ब्रो है। जो डेब्ट मेरा पति तुम लोगों का देता है, ये हेल्प कर देगा।" कोने में छुपा हुआ उसका बेटा डू कियान भी बोल पड़ा, अंकल चेन मेरे पापा का डेब्ट चुका देंगे। अगर पैसा चाहिए तो उनको जाके मांगो, हमारे पीछे मत पड़ो। गूंडे मुझे अपनी तरफ देखा। उनमें से एक खतरनाक चेहरा वाला मुझे ऊपर से नीचे तक देखता हुआ बोला, क्या तू इनका डेब्ट चुकाएगा? कौन सा डेब्ट? मुझे तो कुछ पता भी नहीं है तुम लोग क्या बात कर रहे हो। गूंडा थोड़ा रुक गया, फिर गुस्से से फू यानजी को देखा। फू यानजी जल्दी जल्दी मुझे समझाने लगी, आज ये लोग आए हैं और बोल रहे हैं कि दू जितेंग उनका बहुत सारा पैसा देता है। वो हमसे फोर्सफुली मांग रहे हैं। अब मैं कहाँ से पैसा लाऊं? उन्होंने कहा अगर पैसा नहीं दिया तो घर से बाहर निकाल देंगे और घर कब्जा कर लेंगे। चन्मो, तू दू जितेंग का बेस्ट ब्रो है। तू हमारी मदद कर। क्या तू सच में हमें मरने के लिए छोड़ देगा? क्या हम सड़कों पे ठंड में मरेंगे? फू यानजी ने बेचारी चेहरा बना लिया। ये देखकर मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया। दू जितेंग ने फेक डेथ इसी बारी डेथ से बचने के लिए की थी। पहले जन्म में गिल्ट के चक्कर में मैंने बेवकूफ़ी से उसका डेथ चुका दिया था, लेकिन अब मुझसे ये पैसा चुकाने को बोल रहे हो? बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ मदद नहीं करनी थी, बल्कि और आग लगानी थी। मैं गूंडे की तरफ मुड़ा और बोला,
दू जितेंग, तुम लोगों का कितना डेथ देता है? 5 मिलियन? इतना मैं हैंडल नहीं कर सकता। अगर 20-20 हज़ार होता तो मैं मदद कर सकता था। डेथ तो चुकाना पड़ता है, ये दुनिया का नियम है। लेकिन मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इनकी मदद कर सकूं। तुम लोगों को जिसने उधार लिया है उसी के पीछे पड़ो। अगर इसके पास पैसा नहीं है तो घर बेच के पैसा चुका देगी। फू यानजी घबरा गई। मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं है? तुम्हारे पास डेमोलिशन कॉम्पनसेशन के मिलियंस हैं। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया। तो ये लोग सच में मेरे कॉम्पनसेशन के पैसों पे नज़र रख रहे थे। इसलिए दू जितंग ने एग्जैक्टली इस टाइम पे फेक डेथ की थी। कुछ दिन पहले ही मेरे घर के डेमोलिशन का कॉम्पनसेशन आ गया था और मैंने एक बार दू जितंग के साथ ड्रिंक करते हुए इस बारे में बता दिया था। कॉम्पनसेशन का पैसा मेरे पेरेंट्स के पास है और वो भी सिर्फ 1 मिलियन से थोड़ा ज़्यादा है। तुम्हारा इतना बड़ा डेट चुकाने के लिए काफ़ी नहीं है। असल में कॉम्पनसेशन 4 मिलियन था, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला था। फू यानजी बोली, जो भी है दे दो। मैं तुम्हें क्यों दूंगा? ये मेरा डेट नहीं है। तुम्हारा ये घर कम से कम 2 मिलियन का तो है। इसको बेच के डेट चुका दो, बेहतर नहीं होगा? नहीं, अगर घर बेच दिया तो हम कहाँ रहेंगे? रेंट पे कोई घर ले लो। आजकल कहीं भी रहा जा सकता है। ये बोलकर मैंने फू यानजी के जवाब का इंतज़ार नहीं किया और गुंडों की तरफ मुड़ गया। भाई लोग, दू जितेंग का डेट मैंने भी अभी जाना। भाई भाई है, लेकिन जो उधार लेता है वो ही चुकाता है। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। जिस पे जाना है उसके पीछे पड़ो। लेकिन मेरा ब्रो दू जितांग, अभी तक उसकी बॉडी नहीं मिली। वो मारा भी नहीं होगा। कौन जाने जिंदा हो और घर आने से डर रहा हो। मेरी बात सुनकर गुंडे थोड़ा रुक गए। आज इतनी जल्दी डेप्ट कलेक्ट करने आए थे क्योंकि उन्हें दू जितंग की डेथ की खबर मिली थी और उनको डर था कि फू यानजी भाग ना जाए। मैंने और बोला, मेरा सजेशन है कि तुम लोग इन पे किसी को नज़र रखने के लिए भेज दो। इसे चाहे दू जितंग मरा हो या जिंदा, तुम्हें इनके भागने की टेंशन नहीं होगी। अगर जिंदा है तो ज़रूर घर आएगा और अगर सच में मर गया तो बाद में इन पे एक्शन लेना। लेकिन अभी अगर इनको बाहर निकाल के घर बेच भी दो तो भी डेप पूरा नहीं भरेगा। गूंडे थोड़ी देर आपस में बात करने लगे। उनका लीडर सोचा कि मेरी बात सही है और सर हिला दिया। ठीक है, आज तेरे को फेस दे रहा हूँ। फिर वो फू यानजी की तरफ मुड़ा और धमकी दी, कोई हरकत मत करना और भागने की कोशिश भी मत करना, वरना दोनों को मार दूंगा। चलो। लीडर अपने आदमियों को लेके चला गया। जैसे ही गूंडे एलिवेटर में नीचे जाने लगे, फू यानजी ने मुझे गुस्से से देखा और बोली, चेनमो, क्या तू अब भी डू जिटेंग का ब्रो है? तू उसको क्यों फंसा रहा है? हमारी मदद क्यों नहीं कर रहा? मैंने कंधे उचकाए। मैंने उसको कहाँ फंसाया? मैंने उसको उधार लेने को नहीं बोला था। और वैसे भी मैं गलत तो नहीं बोल रहा था। जो उधार लेता है वो ही चुकाता है। प्लस अभी दूध जितेंग मारा भी नहीं है। मैं सिर्फ टाइम ले रहा था। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारा डेब्ट चुका दूं। कम से कम अब घर से बाहर नहीं निकाले जा रहे हो। ये सुन के फू यानजी का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। वो फिर से बेचारी बन गई। चन्मो, तू मुझे मदद कर, वरना मैं सच में नहीं जानती क्या करूं। कियान अभी छोटा है। मैं थोड़ा सह लूंगी, लेकिन वो नहीं सह सकता। मैं आगे बढ़ा, उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, चिंता मत कर। मैं दू जितेंग का बेस्ट ब्रो हूँ। मैं ज़रूर तुम लोगों के लिए कुछ सोच लूंगा। मैंने थोड़ा और उसको कंफर्ट किया और वापस चला गया। एलिवेटर में घुसकर मैं हल्के से हंस पड़ा। दू जितंग, मैं ज़रूर तेरी मदद करूंगा, लेकिन ये वाली मदद शायद तू एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा। कुछ दिन बाद मैंने खुद फू यानजी को बाहर मिलने के लिए बुलाया। फू यानजी को थोड़ा शक था, लेकिन मैं सीधे पॉइंट पे आ गया। इन कुछ दिनों में मैं तुम लोगों की मदद का कोई रास्ता सोच रहा था। कल रात को मुझे एक आइडिया आ गया। फू यानजी खुश हो गई और जल्दी से पूछा, क्या आइडिया है? मैं थोड़ा उदास चेहरा बना के बोला, दूजीतंग, इतने दिन हो गए अभी तक नहीं मिला। मुझे लगता है कि वो शायद बच नहीं पाया। पहले मैं बोलता था कि वो मारा नहीं होगा, लेकिन वो सिर्फ दिल को संभालने के लिए था। अब वो चला गया तो तू और कियान को जिंदा रहना है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुझे एक अमीर आदमी से इंट्रोड्यूस कर दूँ। क्या? फू यानजी स्टन हो गई। फिर अचानक फू यंजी फट पड़ी। चन्मो, ये तुम क्या कह रहे हो? दू जितेंग अभी गए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और तुम मुझे बॉयफ्रेंड सेट कर रहे हो? क्या ये तुम अपने बेस्ट ब्रो के साथ ऐसा सलूक करते हो? मैंने उदास बनकर बोला, मैं इसलिए ये फैसला कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसका बेस्ट ब्रो हूँ। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। तू अभी भी यंग और सुंदर है। क्या तू पूरी जिंदगी विडो बन के बिताने का सोच रही है? कित्यान अभी छोटा है। क्या तू उसको बिना बाप के बड़ा करना चाहती है? फू यंजी के होंठ खुले, जैसे कुछ बोलने के लिए, लेकिन मैंने उसको रोक दिया। तुम दोनों के आगे अभी लंबी जिंदगी पड़ी है। चिंता मत कर। मैं अभी तुरंत शादी करने को नहीं बोल रहा। बस एक सूटेबल आदमी है, इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को जान सको। उसका नाम की बो जान है। वो बिजनेसमैन है। सालों में उसने बहुत पैसा कमा लिया है।
उसकी नेटवर्थ 10 मिलियन से ऊपर होगी। ये सुनकर मैंने देखा कि फू यंजी की आंखें थोड़ी चमक उठी। वो टेम्प्ट हो रही थी। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। सोचा, दू जितेंग, क्या तुझे ये वाली मदद पसंद है? फू यंजी को इंटरेस्टेड देखते ही मैंने और आगे बढ़ाया कि बोजांग को अपने बच्चे नहीं हो सकते। मैंने उसको तेरी पूरी सिचुएशन बता दी थी। उसने ना सिर्फ माइंड नहीं किया, बल्कि बहुत खुश हुआ। अगर तुम दोनों का रिश्ता बन गया तो वो कियान को अपना बेटा समझ के ट्रीट करेगा। फू यंजी और ज्यादा टेम्प्ट हो गई, लेकिन फिर भी हेजिटेट कर रही थी। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। दू जितेंग के बारे में कोई बुरा नहीं है। अगर दू जितेंग ऊपर स्वर्ग से देख रहा होगा, तो मुझे यकीन है वो भी तुझे खुश रहने के लिए सपोर्ट करेगा। ज्यादा मत सोच। मैं तुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर भेज देता हूँ। तुम दोनों पहले बात कर लो। जो होना होगा वक्त खुद डिसाइड कर लेगा। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद फू यंजी ने आखिरकार उसको फ्रेंड ऐड कर लिया। फू यंजी के जाने के बाद मुझे बहुत फ्रेश फील हुआ। दो जितेंग, तू फेक डेथ करके मुझे अपना स्केट गोट बनाना चाहता था। अब देख, जब तेरी वाइफ किसी और के साथ भगने वाली होगी, तब तू अपना चेहरा दिखाएगा या नहीं? फू यंजी ऐसी औरत है जो सिर्फ फायदे देखती है, वरना वो दू जितेंग को फेक डेथ करने की इजाजत ही नहीं देती। अब जब उसके सामने और बड़ा और टेस्टी पीस लगा हुआ है, तो मैं नहीं मानता कि वो उसको छोड़ देगी। मैं पक्का जानता हूं कि वो अपना फायदा देख के उसको धोखा दे देगी। दू जितेंग, बिल्कुल जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हो रहा है। सिर्फ एक हफ्ता हुआ था कि ची बोजांग ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। उसने मुझे फू यंजी के साथ क्या चल रहा है उसके बारे में बताया। चेनमो, तू पक्का है कि फू यंजी ने अभी अपना पति खोया है? वो बिल्कुल ऐसा बिहेव नहीं कर रही जैसे रिसेंटली विडो हुई हो। मैंने सिर्फ हिंट किया कि मेरे पास थोड़ा कैश टाइट है, और वो बहुत जल्दी फॉरवर्ड हो गई। क्या ये सवाल है भी? वो कभी अपने पति से प्यार करती ही नहीं थी। चाहे जिसे भी एंगल से देखो, वो औरत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं हंस पड़ा। अगर वो अच्छी होती तो मैं तुझसे मदद नहीं मांगता। वैसे मैंने असल में फू यंजी को किसी असली अमीर आदमी से इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ऐसा करना तो किसी और को नुकसान पहुंचने जैसा होता। कि बोजान मेरा कॉलेज रूममेट था। ग्रेजुएशन के बाद वो अब्रॉड चला गया था। उससे दू जितेंग के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए मैंने उसको फू यंजी के पास भेजा। लेकिन तू केयरफुल रहना। फू यंजी को अंडर एस्टिमेट मत करना। चीज़ें रियल मत होने देना। ज़रूर नहीं, अगर तू ना मांगता तो मैं ऐसी औरत से दूर ही रहता। अगर रियल हो गया तो मुझे उसे छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाता। फिर प्लान के हिसाब से ही चलता रहे। मेरा प्लान बहुत सिंपल था। ची बोजांग के थ्रू फू यंजी और डू जितेंग के रिश्ते को तोड़ना। फू यंजी ट्रैप में फंसने लगी थी। अगली सुबह मुझे एक कॉल आया। दूसरी तरफ से किसी ने बताया कि उन्हें डू जितेंग मिल गया है। मैंने लोगों को उसको ढूंढने के लिए भेजा था, और अब आखिरकार मिल गया था। मैं उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पहुंचा जहां डू जितेंग रह रहा था। जगह काफ़ी अच्छी थी। मेरी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो अपार्टमेंट उसके कज़न के नाम पे रजिस्टर्ड था। लेकिन उसका कज़न हमेशा गांव में रहता था। उसके पास शहर में घर खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया? मतलब ये घर असल में दू जितेंग का ही था। उसने सिर्फ डेब्ट से बचने के लिए ऐसा किया था। कुछ साल पहले दू जितेंग ने कुछ इलीगल बिजनेस किए थे। उसमें उसने अच्छा खासा पैसा कमाया था। लेकिन पिछले 2 साल में मार्केट डाउन हो गया था, इसलिए वो इतना डेट में डूब गया था। ये सब जानकर मैं गुस्से में दांत पीसने लगा। हरामी, पहले जन्म में मैंने तेरा डेट चुकाया, तेरी वाइफ और बेटे की देखभाल की, और तू यहाँ छुप के ऐश कर रहा था। मैं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के गेट के पास छुप के वेट करने लगा। आखिरकार मैंने एक फेमिलियर फिगर को कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलते देखा। वो दू जितेंग था। उसका चेहरा लाल और हेल्दी था, बिल्कुल मरने वाले जैसे नहीं दिखता था। लेकिन जैसे ही वो गेट से बाहर निकला, कुछ गुंडे उसको घेर लिए। तो ये छोटा सा हरामी यहाँ छुप के बैठा था, फेक डेथ करके यहाँ छुप गया। हम लोगों को परेशान किया। अब मत सोचना कि तू भाग जाएगा। अभी पैसा दे, वरना यहाँ से एक टुकड़ा भी नहीं जाएगा। तुम दल लोगों को पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? हाँ हाँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, आज डेट चुकेगा या नहीं? मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है? तो तू हमारे साथ चल। गुंडों ने उसको रेजिस्ट करने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने उसे एक वन में धकेल दिया और तेज चलाते हुए ले गए। वन को दूर जाते देखते ही मैं सेटिस्फाइड होके हंस पड़ा। भाग जहां भागना है। वो गोंडे कोई नए नहीं थे। वो ही थे जो कुछ दिन पहले फू यंजी के घर डेट मांगने आए थे, और आज उनकी यहाँ मौजूदगी बिल्कुल मेरी टिप के वजह से थी। दू जितैन का डेट से भागने का प्लान उसके क्रेडिटर्स को बहुत गुस्सा दिलेगा। अगर वो मारा नहीं, तो कम से कम उसकी खल जरूर उतर जाएगी। उसने पहले जन्म में मुझे इतना दुख दिया था, अब मैं थोड़ा इंटरेस्ट पहले ही वसूल कर रहा हूँ। उस रात मैंने दू जितैन के फ़ोन कॉल को ईव्सड्रॉप किया। ये क्रेडिटर्स के साथ मेरा डील था। मैंने उनको उसका पता बताया था।
बदले में जब वो उसको पीट रहे थे, तब उन्होंने सीक्रेटली उसके फ़ोन में लिसनिंग डिवाइस लगा दिया था और आगे मैं उनको दू जितेंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। वो फू यंजी को कॉल कर रहा था। हनी, मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया है। क्या तुम मुझे कुछ पैसा भेज सकती है? वो 1 लाख रुपए जो तेरे पास थे, वो क्या हो गए? सब कैसे ख़त्म हो गए? मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आज वो डेट कलेक्टर्स मुझे घेर लिए। उन्होंने मेरा सारा पैसा ले लिया, एक पैसा भी नहीं छोड़ा। मुझे पीटा भी बहुत। थोड़ी देर पहले ही मुझे छोड़ा है। अब एक वक्त का खाना भी नहीं खरीद सकता और पुराने जगह पे वापस जाने की हिम्मत भी नहीं है। प्लीज़ जल्दी से मुझे खाने के लिए कुछ पैसा भेज दे। लेकिन मेरे पास भी अब बहुत कम बच गया है। घर का ज़्यादातर पैसा तो तूने ही ले लिया था। जो भी है सब मुझे भेज दे। फिर हम और हमारा बेटा कैसे गुजारा करेंगे? तूने मुझे कहा था कि तेरा बेस्ट फ्रेंड हमारी ज़रूर देखभाल करेगा, लेकिन अब तक उसने हमें एक पैसा भी नहीं दिया। मुझे भी नहीं पता क्या गलत हो गया। वो पहले ऐसा नहीं था। मैं कुछ सोच लूँगा। पहले मुझे खाने के लिए पैसा भेज दे। मैं सिर्फ 1,000 भेज सकती हूँ। बस इतना ही मेरे पास है। इसके बाद तू खुद संभाल लेना। सिर्फ 1,000? इससे कितने वक्त का खाना आएगा? ज़्यादा भेजना। मैं और कहाँ से लाऊं तेरे लिए पैसा? हमारे बेटे और मेरा भी खर्चा है। ठीक है, ठीक है। पहले ये भेज दे। उनकी बात सुनकर मैं ठंडा सा मुस्कुराया। ये तो सिर्फ शुरुआत है। कुछ दिन बाद मुझे की बोजांग का फिर से कॉल आया। उसने बताया, फू यान जी इन दिनों में और ज़्यादा फॉरवर्ड हो रही है। ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि फू यान जी और डू जितंग के बीच का रिश्ता अब मजबूत नहीं रहा। इसलिए मैंने और आग लगाने का फैसला किया। अगली सुबह मैं फू यान जी से मिलने गया। मैंने उसे कहा कि मुझे अभी याद आया है। उस दिन जब मैं डू जितंग के साथ ड्रिंक कर रहा था, वो बहुत नशे में था और उसने बताया था कि उसका नन्युआन डिस्ट्रिक्ट में एक घर है। वो घर उसके कज़न के नाम पे है। अब वो चला गया है। तो क्या तू उस घर को वापस ले सकती है, कज़न से? अगर वो घर मिल जाए, तो तेरे लिए बड़ी प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्या? क्या तू पक्का है कि उसका नन्युआन में घर है? मुझे याद है उसने नन्युआन बोला था, लेकिन वो बहुत नशे में था। पता नहीं सच बोल रहा था या झूठ। तू उसके कज़न से पूछ के देख ले। फूयान का चेहरा पहले सफ़ेद, फिर हरा पड़ गया। ठीक है, मैं अभी कंफर्म करने जाती हूँ। फूयान की रिएक्शन देखकर मुझे समझ आ गया कि मैं सफल हो गया। फूयान को बिल्कुल पता नहीं था कि दूजितंग का और एक घर है। पहले जन्म में दूजितंग ने उसी घर को बेचकर बिजनेस शुरू किया था और अमीर बन गया था। जब वो अमीर हो गया था तब फूयान ने उस बात को इग्नोर कर दिया था कि उसने घर छुपाया था। लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। मेरे बिना उसकी मदद के फूयनजी अकेली बेटे को पालने में परेशान थी और ऊपर से दू जितंग उसे लाखों का घर छुपा रहा था। वो जरूर गुस्से से भर जाएगी। फूयनजी अब दू जितंग पे भरोसा नहीं करेगी। उनका रिश्ता टूटने वाला था। मैं जाते ही फूयनजी ने दू जितंग को कॉल किया और मैं उनकी बात सुन रहा था। दू जितंग, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मुझसे झूठ बोलने की? सच बता, नन्योन वाला घर तेरा है या नहीं? तू को कैसे पता चला? ये मत पूछ कि मुझे कैसे पता चला। तूने मुझसे छुपाया। तूने मुझे बोला था वो रेंट का घर है। मैं यहाँ बेटे को पालने के लिए परेशान हूँ और तू छुप के ऐश कर रहा है। क्या तू इंसान है भी? मैं कुछ छुपा नहीं रहा था, बस याद नहीं था बताने का। और मैं ऐश नहीं कर रहा। मैं उस घर को बेच के बिजनेस के लिए पैसा लगाना चाहता था। अगर तू घर बेचेगा तो मुझे भी आधा पैसा देना पड़ेगा। नहीं हो सकता। वो घर शादी से पहले मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पहले का है या बाद का। अगर तू मुझे आधा नहीं देगा तो मैं सबको बता दूंगी कि तू मरा नहीं है। शांत हो जा, बात करते हैं। आज तू मुझे क्लियरली एक्सप्लेन कर, वरना ये बात ख़त्म नहीं होगी। क्या तू जानती है अब मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है? मैं ब्रोक हूँ और बेटे को अकेला पाल रहा हूँ और तू फेक डेथ करके आराम से बैठा है। ठीक है, ठीक है, मैं तुझे आधा दे दूंगा। चलेगा? उनकी लड़ाई अच्छे नोट पे ख़त्म हुई लग रही थी, लेकिन मैं उनको जानता था। दोनों के अपने अलग हिडन एजेंडास थे। उनका रिश्ता टूटने ही वाला था। मैं दू जितेंग को आराम से घर बेचने भी नहीं देने वाला था। जिस दिन उसने घर बेच के बिजनेस के लिए पैसा लेने वाला था, मैंने उसके क्रेडिटर्स को रिपोर्ट कर दिया। उसी दिन डेट कलेक्टर्स ने दू जितेंग को ढूंढ लिया। उन्होंने उसको धमकाया और सारा पैसा फिर से ले लिया। दू जितेंग फिर से खाली हाथ रह गया। उसने फिर फू यानजी को कॉल किया। हनी, मेरे पास फिर से खाने का पैसा खत्म हो गया है। क्या तू मुझे थोड़ा और भेज सकती है? क्या? फिर से पैसा खत्म कैसे हो गया? तूने तो कहा था आज घर बेच के पैसा आ रहा है। फिर से पैसा ले लिया। डू जितेंग, तू मुझसे झूठ बोल रहा है। हमने डिसाइड किया था घर बेच के पैसा बांट लेंगे।
अब तू मेरा हिस्सा नहीं देना चाहता इसलिए ये बहाना बना रहा है। नहीं, सच में ले लिया गया। मुझे नहीं पता उनको मेरा पैसा होने कैसे पता चला। मुझे विश्वास नहीं। पिछली बार पकड़े जाने के बाद तूने जगह बदल ली थी ना? फिर वो तुझे कैसे ढूँढ पाए? तू पक्का झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तूने कहा था घर 1 मिलियन में बेचा है, तो जल्दी से मेरा 5 लाख भेज दे। बकवास मत कर। अभी मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है। मैं कहाँ से 5 लाख लाऊँ? आज तू मुझे 5 लाख देगा वरना मैं तुझसे डिवोर्स ले लूँगी। डिवोर्स? क्या बकवास कर रही है? हमारा प्लान अभी पूरा भी नहीं हुआ है। डिवोर्स कैसे ले सकते हैं? वो तेरा बेवकूफ़ प्लान, क्या वो कभी पूरा हो भी सकता है? अगर मैं तुझसे डिवोर्स नहीं लेती तो क्या तेरे साथ ही दुख सहाती रहूँ? अभी हमारे पास एक पैसा भी नहीं बचा है और हर रोज़ डेब्ट कलेक्टर्स आ जाते हैं। इस तरह हम कैसे ज़िंदा रहेंगे? मैं तो अब मर चुका हूँ। मैं तुझसे डिवोर्स कैसे ले सकता हूँ? तू खुद सोच, वरना मैं ये मान लूँगी कि तू सच में मर गया है और मैं शयान के लिए कोई अच्छा बाप ढूँढ लूँगी। नहीं, शयान मेरा बेटा है, वो मेरा है। तू अब तक उसकी बाप वाली ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। शायान मेरे पास रहेगा। मैं उसको बेहतर ज़िंदगी दूँगी। क्या तू मेरे पीठ पीछे किसी और मर्द से मिल रही है? जो भी हो, डिवोर्स और बेटे की वजह से दूजितांग और फुलियान जी के बीच पूरी तरह से अनबन हो गई। दोनों बहुत लड़ाई करते रहे और आखिर में बुरी तरह से अलग हो गए और मैं, जो इस सब का मास्टरमाइंड था, बस उनका ड्रामा सुन रहा था। अगले दिन और ज़्यादा लड़ाई के बाद की बोजांग ने मुझे रिपोर्ट किया। फुलियान जी ने हिंट दिया है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। मैंने की बोजांग को कहा कि वो फुलियान जी को चांस देते हुए प्रिटेंड करे। कुछ दिन बाद फुलियानजी ने फिर से दू जितेंग को कॉल किया और डिवोर्स की मांग की, लेकिन दू जितेंग अब भी मना कर रहा था। तब तक फुलियानजी ने उसको धमकी नहीं दी। अगर तू डिवोर्स नहीं देगा तो मैं दुनिया भर को बता दूंगी कि तूने फेक डेथ की है। अगर तू मुझे चैन से जीने नहीं देगा तो मैं भी तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है? ठीक है, अगर तू डिवोर्स चाहती है तो हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। पहले तू मुझे एक और चीज़ में मदद कर। कौन सी चीज़? चैनमो के पास जा। उस दिन फुलियानजी फिर से मुझे मिलने आई। उसका चेहरा थोड़ा ऑकवर्ड था। चेनमू, 2 दिन बाद मैं इस जगह जाने वाली हूँ जहाँ दूजिटिंग का एक्सीडेंट हुआ था, उसको श्रद्धांजलि देने। लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है और अकेली जाने की हिम्मत नहीं है। क्या तू मेरे साथ चल सकता है? ज़रूर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कब कॉन्टैक्ट करूँ? मैंने सर हिलाकर हाँ कर दी। ज़रूर मुझे हाँ करना था। दूजिटिंग अब और ज़्यादा देर तक चुप नहीं बैठ सका। वो अब दिखने वाला था। 2 दिन बाद दोपहर में फुयानजी उस नदी के किनारे पहुंची जहां दूजिटिंग का एक्सीडेंट हुआ था। फुयानजी और मैं ऑफरिंग्स लेके नदी किनारे गए और दूजिटिंग को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान फुयानजी थोड़ी नर्वस दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने जानबूझकर अनजान बनाया। जब हम सब खत्म करके वापस जाने लगे तो हमने एक आदमी को रास्ता रोक के खड़े देखा। वो दूजिटिंग था। मैंने दूजिटिंग की तरफ देखा। उसके हाथ में एक तेज छुरी थी। मैंने सरप्राइज का नाटक किया। दूजिटिंग, ये तू? तू मारा नहीं? मैं मारा नहीं। तू सच में चाहता था कि मैं मार जाऊं ना? मैं तुझे मारा क्यों चाहूँगा? तू मेरा बेस्ट ब्रो है। मैं तो यही चाहता था कि तू जिंदा हो। अब ये बहुत अच्छी बात है कि तू सच में जिंदा है। ये बोलकर मैं उसकी तरफ बढ़ा और उसको गले लगाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने पहुंचा, उसने छुरी मेरी छाती पर रख दी। मत हिलना। हिल तो मैं तुझे मार दूंगा। डू जितेंग, ये क्या मतलब है? क्या मतलब? क्या तू मुझे भाई मानता भी है? जिस दिन मैं मरा था उसके बाद तूने मेरी वाइफ और बेटे की क्या मदद की? क्या मतलब? मैंने उनकी हर रोज देखभाल की। जैसे ही मैं ये बोल पाया, पास खड़ी फू यंजी फट पड़ी। तूने कब हमारी देखभाल की? डू जितेंग के फेक डेथ के बाद तूने हमारी कोई परवाह नहीं की। तूने हमें एक पैसा भी नहीं दिया। डू जितेंग, मेरी बात सुनो। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसलिए क्योंकि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि तू मर गया है, इसलिए ऐसा बिहेव किया। सच में, मैं अभी मारा भी नहीं था और तू मेरी वाइफ के लिए दूसरा आदमी ढूंढ रहा था। लेकिन अब ये बात मैटर नहीं करती। अभी मुझे तेरे मदद की ज़रूरत है। अगर तू अब भी मुझे भाई मानता है तो मुझे 3 मिलियन दे दे। 3 मिलियन? मैं कहाँ से लाऊं 3 मिलियन? तेरे पास क्यों नहीं होगा? तू अभी रिलोकेशन कॉम्पनसेशन में कई मिलियन पैसे ले चुका है। मुझे बेवकूफ़ मत बना। दू जितेंग ने छुरी और जोर से मेरी छाती पे दबा दी। अभी मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूँ। मैं भीख नहीं मांग रहा। अभी पैसा निकाल, वरना मैं यहीं तुझे मार दूंगा। दू जितेंग, हम भाई हैं। तू मुझे ऐसा कैसे कर सकता है? कौन सा भाई? जल्दी कर, वरना अभी छेद दूंगा। ठीक है, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। मैंने अभी फ़ोन निकाला ही था कि दू जितेंग ने झट से मेरा फ़ोन छीन लिया। पैसा किस बैंक में है? पासवर्ड क्या है? मैंने उसको पासवर्ड बता दिया। उसने बैंकिंग ऐप खोला और अकाउंट बैलेंस देखा। फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और तू बोल रहा था तेरे पास पैसा नहीं है? ये क्या है फिर?
मेरे सोच से भी 4 मिलियन ज़्यादा। लेकिन अब ये सारा पैसा मेरा है। तूने तो सिर्फ 3 मिलियन मांगा था ना? अब जब ज़्यादा है तो मैं ऑब्वियसली ज़्यादा ही लूँगा। तू मुझे किडनैप और एक्सटॉर्शन कर रहा है। ये इलीगल है। क्या तू जानता भी है तू क्या कर रहा है? अभी छुरी नीचे रख। इलीगल? तुझे छोड़ दूँ? बाद में मैं तुझे मार के एक्सीडेंट जैसा बना दूंगा, फिर कौन जानेगा कि मैंने किया है। एक मारा हुआ आदमी मर्डरर नहीं हो सकता। दू जितेंग मुस्कुराते हुए बोला और फोन से पैसा ट्रांसफर करने वाला था। तभी चारों तरफ से पुलिस की एक टीम तेजी से बाहर निकल आई। फ्रीज, हथियार नीचे फेंक दो। दू जितेंग शौक में उछल पड़ा। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया, उसको जोर से लात मारी और वो जमीन पे गिर गया। मैं सीधा पुलिस की तरफ दौड़ा। मैं खतरे से बाहर निकल आया। मुझे पहले से ही दू जितेंग का स्कीम पता था। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि यहाँ अकेला आता। मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर रखा था। जैसे ही दू जितेंग ने हरकत की, वो बर्बाद हो गया, बिल्कुल बर्बाद। दू जितेंग घबरा के उठा। चारों तरफ पुलिस को देखकर उसका चेहरा बिगड़ गया। उसके हाथ में अब भी छुरी थी, इसलिए पुलिस ने तुरंत उसको पकड़ा नहीं, बल्कि छुरी फेंकने को बोला। दू जितेंग ने छुरी नहीं फेंकी, सिर्फ मुझे गुस्से से देखा। तूने पुलिस को कॉल किया? तूने पुलिस को क्यों कॉल किया? तू सच में सोच रहा था कि फेक डेथ करके सबको धोखा दे सकेगा? मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि तू फेक डेथ कर रहा है। मैंने एक्सपोज इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। पहले जन्म की सारी दुश्मनी आज यहीं खत्म होगी। दू जितेंग पागलपान की तरह हंस पड़ा, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। उसने सीधा नदी में कूदने की कोशिश की। इस सिचुएशन में पुलिस के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने नदी के किनारे लोग भेज दिए दू जितेंग को ढूंढने के लिए। फू येनजी, जो शुरू से ही डर के मारे साफेद पड़ गई थी, वो सिर्फ जमीन पे बैठ गई। अपना सर पकड़ के बार बार बोलती रही, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। दू जितेंग ने मुझे आने को बोला था। सच में इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा कोई लेना देना नहीं है। तू जानती थी कि दू जितेंग मुझे मारना चाहता है, फिर भी तूने मुझे यहाँ आने का झूठा बहाना बनाया। 2 दिन बाद दू जितेंग बॉडी नदी के नीचे तरफ से मिल गई। ये नतीजा मुझे थोड़ा सरप्राइज कर गया। मैं सोच रहा था कि उसको स्विमिंग आती है, इस बार वो बच जाएगा और बाद में पकड़ा जाएगा। लेकिन किसने सोचा था कि वो सच में डूबकर मर जाएगा? पिछली बार वो नदी में कूदा था, फेक डेथ करने और मुझे धोखा देने के लिए। इस बार वो नदी में कूदा और सच में मर गया। लगता है किस्मत को मजाक करना बहुत पसंद है। फू येनजी ने मेरे किडनैपिंग में अकॉम्प्लिस बन के हिस्सा लिया था, इसलिए वो भी पनिशमेंट से नहीं बच सकी। वो पक्की जेल जाने वाली थी। अब जब मैं इन दोनों मुसीबतों से बच गया हूँ, तो मुझे बहुत राहत महसूस हो रही है। आखिरकार मेरे पास अपनी जिंदगी जीने का टाइम मिल गया है। स्टोरी खत्म हो गई। दू जितेंग ने फेक डेथ करके इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन इस बार उसको उसी का सबसे बड़ा बदला मिल गया। अब आप बताओ, अगर आप चेनमो की जगह होते तो आप दू जितेंग और उसकी फैमिली के साथ क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग रिवेंज स्टोरीज आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।